मेरा नाम नवीद है। मेरे वालिद का इसी शहर सरगोधा में बहुत अच्छा कारोबार था और इसी की मेहनत की वजह से ही मैं आज भी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ, क्योंकि मैं बाप की मेहनत से बनाई गई जायदाद पर अय्याशी करने नहीं निकला और हालात ने मुझे बहुत महदूद कर दिया था। आज मेरी उम्र 36 बरस है। मेरी वालिदा मेरी शादी से पहले ही वफात पा गई, जिसके बाद मेरे वालिद ने मेरी शादी के लिए उजलत से काम लेना शुरू कर दिया। मैं खामोश तबीयत का मालिक हूँ, शुरू से ही ज्यादा गहमा गहमी की तरफ राग़िब नहीं हुआ। मेरी मंगी बचपन से तय कर ली गई थी। मुझे शबाना अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं अपने वालिदैन को इनकार नहीं कर सकता था। मेरी वालिदा की वफ़ात के कुछ अरसा बाद जब मेरे वालिद मेरी खाला के घर शादी की तारीख मांगने गए तो उन्होंने पहली फुर्सत में ही रिश्ता देने से इनकार कर दिया। मेरे वालिद साहिब बहुत रंजीदा हुए, लेकिन मुझे खुशी हुई और ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे कंधों पर से कोई बोझ उतर गया हो। इस वक्त मेरी उम्र 23 बरस थी। मुझे ख़ानदान की जो लड़की अच्छी लगती थी और सच पूछें तो इससे खामोश मोहब्बत करता था। अपने एक कज़िन के ज़रिए मैंने अपनी पसंद से अपने वालिद को आगाह कर दिया था। रिश्ते की बात चल पड़ी और उन्होंने हाँ भी कर दी, पर शादी के लिए 2 साल का वक्त मांगा। बहरहाल मेरे वालिद साहिब ने उन्हें 1 साल का वक्त देकर राज़ी कर लिया। फिर वहाँ भी वही हुआ। जब मेरे वालिद साहिब ने उनसे शादी की तारीख तय करना चाही, उन्होंने भी रिश्ता देने से इनकार कर दिया। इस बार वालिद से मैं ज़्यादा परेशान था। बहरहाल मैंने खुद को संभाल लिया। मेरे वालिद साहिब ने अपने एक दोस्त की बेटी से मेरा रिश्ता तय कर लिया और मुझे इस वक्त बताया जब शादी की तारीख भी तय हो गई। मैं वैसे भी इतना सादा था कि मैट्रिक के बाद तक मुझे ये भी मालूम नहीं था कि लड़की और लड़का प्यार कैसे करते हैं। कभी किसी लड़की से अकेले में सामना होता तो मैं घबरा जाता था। 25 साल की उम्र में मेरी निघत से शादी हो गई। निघत बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी थी। मेरे खानदान और महल्ले वाले मेरी किस्मत पर रश्क करने लगे। शादी के 2 माह बाद ही रात के वक्त निघत के सीने में दर्द हुआ। हम इसे फौरी तौर पर अस्पताल लेकर गए, लेकिन वो जामर ना हो सकी। इसे क्या हुआ था ना तो डॉक्टर समझ पाए, ना मैं आज तक इसकी मर्ज यूं समझ पाया। वो गुज़िश्ता 2 रातों से ख्वाब में डर रही थी। तीसरी रात इसे दर्द उठा और मेडिकल रिपोर्ट्स आने से पहले ही वो जिंदगी की बाजी हार गई। इसके 2 माह बाद ही मेरे वालिद को हार्ट अटैक हुआ और वो भी मुझे तन्हा छोड़ गए। मैं अपने चचा के पास रहने लगा। मैं एक लंबे अरसे तक खुद को संभालता रहा। मेरे चचा और उसके घर वाले मेरी शादी के लिए फिक्रमंद रहे और उन्होंने काफ़ी भाग दौड़ की, लेकिन मैं हर जगह बदबख्त मशहूर हो चुका था और कोई भी मुझे अपनी बेटी बया कर देने को तैयार नहीं था। मैं पहले से भी ज़्यादा खामोश और संजीदा हो गया था। मेरे चचा का कराची में अपना कारोबार था और वो अपने घर वालों के साथ कराची शिफ्ट हो गए। मुझे भी साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। चचा लोगों के जाने के बाद मैंने अपना ये बड़ा मकान एक मेडिसिन कंपनी को किराए पर दे दिया। उसके अलावा 2 दुकानें और दीगर 5 मकान भी किराया पर लगे हुए थे और उनसे आने वाला माहाना किराया इतना था कि मैं इस पर खूब अय्याशी कर सकता था। लेकिन मेरा दिल मर चुका था और मैं गुमनाम से जिंदगी गुजार रहा था। वालिद साहिब इस बड़े मकान को किराया पर लगाने के बाद मैं इस शहर की एक आखिरी कॉलोनी में शिफ्ट हो गया, जो इससे पहले किराया पर लगा था। 2 कमरों पर मुश्तमिल इस मकान में मैं अकेला आदमी आसानी से जिंदगी बसर कर सकता था। मैं अक्सर अपना खाना खुद बना लेता था, रोटियां तंदूर से खरीद लेता और कभी कभी बस होटल पर जाकर ही खाना खा लेता था। यूं मैंने इसी मकान में 11 साल तन्हाई में गुजार गया और मैं तन्हाई का आदी हो गया था। कभी कभी मुझे निघत बहुत याद आती थी। किसी खातून को देखकर प्यार की भी तलब जाग जाती, लेकिन मैं फौरी तौर पर अपने बुरे नसीबों को याद करता और घर में बंद हो जाता था। मुझे तकरीबन 2 माह बाद शदीद बुखार होता, जो अगले 3-4 दिन तक मुझे बिस्तर पर दबाए रखता। ये मेरी सेहत की रूटीन बन गई थी और जिस दिन मेरे जिस्म में दर्द उठना शुरू होते मैं समझ जाता और मेडिसिन लाने के साथ ज़रूरियात का कुछ दीगर सामान लाकर मैं घर में बंद हो जाता था। ये उन्हीं दिनों की बात है। मैं 5 रोज़ तक बुखार का रगड़ा लेने के बाद आज कुछ हशाश बशाश था। मेरा दिल चाह रहा था कि आज बिरयानी बनाई जाए। 100वें दिन 3 बजे इसी महल्ले की एक शॉप पर चला गया। मैंने एक मुर्गी फरोश से चिकन खरीदी और बाकी किराना स्टोर से चावल, मसाले और दीगर सामान लेने के बाद इस शॉप से निकलने ही वाला था कि एक 18-19 बरस की लड़की स्किन कलर की चादर लपेटे इस शॉप में दाखिल होते हुए गमज़दा लहजे में शॉप वाले से बोली, भाई चावल और सौदा दे देंगे, शाहिद पैसे दे जाएगा।
शॉप वाले ने निहायत चुभते लहजे में जवाब दिया, वो फेसबुक हीरो बिगड़ा बच्चा, वो पैसे नहीं देता, 1000 पहले बकाया है और सौदा नहीं दे सकता। मैं इस दौरान शॉप से तकरीबन निकल चुका था। मुझे इस लड़की की नर्म लहजे के बाद शॉप वाले का जवाब सुनकर बहुत अफसोस हुआ और मैं रुक चुका था। लड़की आहिस्ता से कदम उठाती वापस जाने लगी थी। वो मेरे पास से गुजर कर सर झुकाए गिल्ली में आहिस्ता से चलती अगले कॉलोनी में दाखिल होने लगी। मेरा घर भी इसी कॉलोनी के आखिर में था। मैंने तेज कदम उठाते हुए इस कॉलोनी में लड़की के पास जा पहुंचा। ये तकरीबन 5 फुट कद और नॉर्मल जिस्म की मालिक थी, बहुत हुसैन आंखों और गोरी रंगत वाली, किसी गुड़िया से कम नहीं थी। मैंने आहिस्ता से आवाज दी, जी सुनिए। लड़की ने अपने कदम रोके और एकदम मेरी तरफ मुड़ के देखा। मैंने चिकन और दीगर सौदा सलफ वाला शापर लड़की की तरफ बढ़ाया और वो ठिठक गई। मैंने शापर उसके हाथ में जबरदस्ती थमाई और आगे बढ़ गया। मैंने चलते हुए फैसला कर लिया कि कुछ देर में घर से वापस निकलकर दोबारा से सामान खरीद लूंगा। मैं जिस वक्त गेट का ताला खोलकर अपने घर में दाखिल हो रहा था तो गिल्ली में 6 मकान पीछे वो लड़की अपने गेट पर खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने इसे नज़रअंदाज किया और घर में आकर कुछ देर टीवी के आगे बैठ गया और तकरीबन आधे घंटे बाद दोबारा बिरयानी का सामान लेकर घर आ गया। ये सर्दियों के दिन थे और इस रोज़ शाम से ही जैसे सर्दी छा गई हो। मैंने बिरयानी को दम पर रखा और किचन से कमरे की तरफ जाने लगा तो मेन गेट पर हल्की सी दस्तक हुई। ये कौन हो सकता है? इस महल्ले के एक बुजुर्ग दिन के किसी वक्त मेरे पास आ जाते थे और अब वो भी सर्दी की वजह से अपने घर तक महदूद हो गए थे। मैं गेट की तरफ बढ़ गया। मैंने गेट की खिड़की खोली तो वही लड़की बिरयानी की प्लेट लिए मेरे घर में दाखिल हो गई। झट से बोली, बहुत शुक्रिया अंकल, आज मैं सुबह से भूखी थी। मेरे कुछ कहने से पहले ही खुद फिर से बोल पड़ी, अंकल आपके घर कोई नहीं होता। मैंने गहरी सांस ली और बोला, नहीं मैं अकेला रहता हूँ। और आप क्यों भूखी रही? दिन को आपके घर में और कोई नहीं होता? वो कांपती आवाज में बोली, जी सास नंद देवर हैं सब, लेकिन मेरा और शाहिद का खाना पीना अलग है और शाहिद बस। इसकी आवाज एकदम से बैठ गई जैसे ही इसने प्लेट मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने प्लेट इसके हाथों से ली और किचन की तरफ चला गया। प्लेट खाली करके मैं वापस आया तो ये सर झुकाए अभी तक अपनी उंगलियों को आंखों के किनारों पर फेर रही थी। मैंने प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई और शुक्रिया अदा करते हुए बोला, आप लो, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो किसी तरह मुझे बता दिया करो। प्लेट में रखे वो 1000 रुपए के नोट को देखकर हैरत से मुझे तकने लगी थी। मैंने गेट की तरफ 2 कदम बढ़ाए और रुक गया। वो खामोशी से गेट से बाहर चली गई थी और मैंने गेट बंद कर लिया। इस बात को 1 हफ्ता गुजर गया था और मैंने इस लड़की को गिल्ली में भी नहीं देखा था। वैसे भी मैं बाहर कम निकलता था। मेरे इस घर में आने वाली ये पहली लड़की थी। मेरे ज़हन में कभी कभी ये ख्याल घूमने लगता कि इसका नाम क्या है, शाहिद क्या काम करता है और घर वाले इसके साथ ये नारवा सलूक क्यों करते हैं। लेकिन मेरे ज़हन में एक लम्हे को भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं इससे प्यार करूंगा। मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 35 साल थी और ये लड़की न सिर्फ मेरी उम्र बल्कि मेरे जिस्म से भी आधी थी। ये इतवार का रोज़ था। शाम के काफ़ी देर बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और अब मैं इस दस्तक को पहचान चुका था। मैं जल्दी से गेट की तरफ बढ़ गया और गेट की खिड़की खोल दी। वो लड़की फौरन अंदर आ गई थी। इसके हाथ में बर्तन था और वो बौखिलाई हुई थी। मैंने पूछा, इतनी परेशान क्यों हैं, खैरियत है? वो बोली, अंकल खाने को कुछ पकाया है आपने? मैंने इसके हाथ से बर्तन लिया और किचन की तरफ चला गया। मैंने इसमें सालन डाला और उसको देते हुए बोला, मैं रोटियां तंदूर से लेता हूँ और अभी रोटी लेने नहीं गया, 10 मिनट बाद आओ तो रोटियां भी मैं ले आता हूँ। बोली, नहीं शुक्रिया, रोटी मैंने पका ली है। मैंने फौरन सवाल किया, शाहिद कोई काम नहीं करता? वो सर झुकाकर बोली, फैक्ट्री में काम करता है लेकिन कहाँ खर्च करता ये किसी को मालूम नहीं। इसकी अम्मा आपको खाना तक नहीं देती? मैंने दूसरा सवाल किया था तो वो बोली, नहीं वो भी शायद की वजह से तंग आ गए हैं। मैं खामोश हो गया। बोली, अंकल आपके बीवी बच्चे कहाँ हैं? मैंने कहा, बीवी शादी के 2 माह बाद ही मर गई थी। बोली, दूसरी शादी नहीं की? मैंने कहा, नहीं, मैं 2 साल अंकल की फैमिली के साथ रहा और अब 11 साल से तन्हा रह रहा हूँ। मैंने पूछा, आपके अम्मा अबू हेल्प नहीं करते? वो भराई आवाज में बोली, नहीं है, बस एक बहन है, इसका घर मियाँ वाली में है। वो वापस होने लगी थी। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और मुट्ठी में पहले से बंद 1000 का नोट इसे थमा दिया। इस बार वो बगैर हिचकिचाहट के लेकर चली गई। शायद इसे पैसों की जरूरत थी।
ये सिलसिला बढ़ता गया और अब वो रोज़ाना 2 बार मेरे लिए रोटियां बनाकर लाती और मैंने सालन पक्का कर उसका डब्बा बंद किए रखा होता। वो अक्सर तंग पाजामा पहनती थी। एक रोज़ वो मेरे किचन में कुछ उठाने के लिए झुकी तो पहली बार मेरे दिल पर जैसे किसी ने मुक्का मारा हो। इस रात बार बार मुझे किरण की याद आ रही थी। मेरी मुसलसल नवाजिशात पर वो कई बार बोल गई थी कि अंकल आपको लगे कि मैं किसी तौर आपके एहसान उतार सकती हूँ तो मैं कभी इनकार नहीं करूँगी। वो अक्सर शाहिद के इससे रुपए खर्च न देना सौदा सलफ न लाने के साथ बोल जाती बस किसी तौर भी अच्छा नहीं है वो। आज उसकी ये इशारे भी मुझे कुछ पत्ता दे रहे थे। लेकिन क्या किरण के साथ ऐसा करना ठीक होगा? क्या इतनी छोटी लड़की से मेरा प्यार करना ठीक होगा? उन्हीं ख्यालात में आज कई बार कमरे से निकल कर गेट की तरफ आया कि शायद किरण आ जाए, लेकिन रात के इस पहर उसका आना मुमकिन नहीं था। मैं शिद्दत जज्बात में ये इरादा कर चुका था कि किसी तरह कल मैं ट्राई करता हूँ। अगली सुबह रूटीन से कबल मेरी आँख खिल चुकी थी। नाश्ता करने के बाद मैं किरण का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। किरण आज लेट कर रही थी। किरण की अम्मा बहुत पहले फौत हो चुकी थी, जबकि इसके वालिद भी किरण की शादी के 1 माह बाद ही चल बसे थे। किरण की एक बहन थी सिद्रा, वो 22 बरस की थी और उसका घर मियांवाली में था। सिद्रा कभी कभार बहन के पास आ जाती थी। दीगर रिश्तेदारों ने उनकी परवाह छोड़ दी थी। खासकर उनके वालिद की वफ़ात के बाद तो सब अजीज़ों ने उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। शाहिद एक बिगड़ा लड़का था और बिगड़ा बच्चा के नाम की ही फेसबुक आईडी चलाता था। इसने काम करने के बावजूद भी कभी घर में अपनी कमाई का 1 रुपया तक नहीं दिखाया था, बल्कि घर की कीमती चीज़ें चराकर बेच देना भी उसकी बुरी आदत में शामिल था। शाहिद के वालिदैन ने ये सोच कर कि ये शादी के बाद सुधर जाएगा, उसकी शादी किरण से कर दी, लेकिन शाहिद सुधरने के बजाय मस्त बिगड़ गया था। शाहिद के वालिद उम्मान ने कोई काम करते थे और शाहिद का दूसरा भाई भी अपने वालिद के साथ ओमान में ही था। जब शादी के बाद भी जब शाहिद न सुधर सका तो उसके घर वालों ने इसके साथ किरण को भी नज़रअंदाज कर दिया। घर वालों ने किरण से कभी नहीं पूछा था कि वो कहाँ जा रही है और क्या कर रही है, और शाहिद भी बस अपने तक महदूद था। इसने कभी किरण से नहीं पूछा था कि आज कुछ खाया भी तुमने आ नहीं। किरण काफ़ी ताख़ीर के बाद तकरीबन 10:30 बजे आ गई थी। उन दिनों में सुबह 9 बजे मैन गेट की खिड़की को खोल देता था ताकि किरण को इंतज़ार ना करना पड़े। मैं इसके कदमों की आहट पाकर फौरन बेड से उठ गया। आज वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक बेहतरीन सूट में मलबूस ऐसे लग रही थी जैसे वो अभी नहा कर आ रही हो। मैंने ही आज इसे सलाम किया। इसने मुस्करा कर मुझे बहुत चाहत से जवाब दिया और बोली, सॉरी, आज मेरी बहन सिद्रा मुझे अपनी नंद की शादी के लिए लेने आई हुई है। मेरा दिल रंजीदा हो गया था, लेकिन मैंने इसके असरात अपने चेहरे पर नहीं आने दिए। मैंने पूछा किस वक्त जाऊंगी? वो बोली बस तैयारी कर ली है। वो सुबह जल्दी आ गई थी। वो बात करते हुए एकदम रुक कर सर झुका गई। मुझे लगा जैसे इसने मेरे अंदर कुछ देख लिया हो, तो मैं खुद बहुत शर्मिंदा हो गया और मैं दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया और अलमारी से एक 5,000 का नोट लाकर किरण को दिया। तो किरण शर्म से सुर्ख चेहरे के साथ अपना सर झुकाए खड़ी थी। वो मेरे हाथ से पैसे लेकर बोली, अगर आप कहीं तो मैं सिद्रा को इनकार कर देती हूँ और शादी पर नहीं जाती हूँ। मैंने एक लम्हे के वक्फे के बाद कांपती आवाज में कहा, कब तक आओगी? वो बोली, इतवार को शादी खत्म हो जाएगी और सोमवार को सिद्रा मुझे वापस पहुंचा देगी। मैंने कहा, ओके किरण, अब शादी पर जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। वो मेरा शुक्रिया अदा करते चली गई थी। मैं थोड़ी देर बाद शॉप पर कुछ खरीदने के लिए गया और वापस आते हुए मैंने देखा तो किरण और सिद्रा सामान के कुछ शापर उठाकर जा रही थी। एक 3 साल की बच्ची उनके साथ थी। सिद्रा भरे जिस्म की मालिक थी और मोटे होने की वजह से इसका कद छोटा लग रहा था, लेकिन इसके हाथ और मोटी आंखें बता रही थी कि वो भी की कमाल चीज है। मुझे देखकर किरण शायद इसे कुछ बताने लगी थी और सिद्रा बार बार मोड़कर मुझे देखती जा रही थी। और ये वो लम्हा था जब 12 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अबू की सोजों की मेहरान बीच कर गलती की थी। मुझे गाड़ी रखनी चाहिए थी। मैंने इस वक्त मायूसी के आलम में बस खुद को एक मोटरसाइकिल तक महदूद कर लिया था और कभी कभी 6 किलोमीटर का फासला भी पैदल चलकर काट लेता था। मैं घर आकर लेट गया और इसी दौरान मुझे वही बुखार ने आ लपेटा जो मेरी सेहत की रूटीन में शामिल था। तीसरे दिन मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई। आज हफ्ता का रोज था। मैंने गुस्ल करके खुद को फ्रेश किया। मुझे अब भी काफ़ी सर्दी महसूस हो रही थी, हालांकि अब मौसम काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था। ये मार्च का तीसरा हफ्ता शुरू हो रहा था।
इतवार का दिन मुझे तंग कर रहा था कि मैं किरण को बोल देता कि बस शादी पर मत जाओ। बहरहाल अगले रोज किरण ने वापस आना था। अगली सुबह मैंने हल्का सा नाश्ता किया और सुबह 8 बजे ही गेट के लॉक को खोलकर बेड पर लेट गया। मेरे मुंह का जायका बहुत सख्त कड़वा और जिस्म में शदीद दर्द अब भी बाकी था। 9 बजे से पहले ही गेट बंद होने के साथ कमरे की तरफ आती कदमों की आवाज़ ने मुझे किरण की खुशगवार आमद की इत्तला दे दी थी, लेकिन मुझसे उठा अब भी नहीं जा रहा था। किरण ने कमरे में आते ही मुस्कुराहट के साथ मुझे सलाम किया और फिर कदरे संजीदा होते हुए बोली, क्या हुआ नवीद? आज पहली बार इसने मुझे मेरे नाम से पुकारा था। शुरू में वो मुझे अंकल कहती, फिर इसने अंकल के बजाय मुझे सिर्फ अब कहना शुरू कर दिया था, और आज वो मुझे मेरे नाम से पुकार रही थी। मैंने बताया कि बुखार हुआ है, बस आज ठीक हूँ, बदन में दर्द है बस। किरण बोली, टांगें दबा दूं? मेरे फौरन हाँ कहने पर वो भी ठिठक गई और एक लम्हे बाद वो मेरी तरफ तिरछी नज़र से देखते हुए मेरे साथ बेड पर बैठ गई और वो मेरी टांगें दबाने लगी और साथ ही साथ वो मेरे साथ प्यार भरी बातें करने लगी और खेलने लगी। मैं भी ये मौका नहीं गुआना चाहता था, मैं भी उसके साथ खेलने लगा। तकरीबन 1 घंटे बाद वो बेड से उठी और वो ये बोलकर चली गई कि मैं 20 मिनट में वापस आती हूँ। किरण के जाने के बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं किसी गाने पर डांस करूं। मेरा बुखार मुकम्मल तौर पर उतर चुका था और बेसाख्ता मेरी हंसी निकल रही थी। आज पहली बार मुझे लग रहा था कि मैं जिंदा हूं। जब मेरे वालिद साहिब के बाद जब मेरे अंकल और आंटी मेरे रिश्ते की बात करते और मैं इनकार करता तो अंकल बोलते, बेटा शादी बहुत ज़रूरी चीज़ है, औरत के बगैर मर्द और मर्द के बगैर औरत अधूरी होती है। आज सच में मुझे लगा था कि मैं मुकम्मल तौर पर फिट हो गया हूँ। इससे कबल मैं खुद को अब बूढ़ा तसव्वुर कर चुका था और तन्हाई में रहने में सुकून महसूस करता था। किरण के 20 मिनट मुझ पर भारी गुजर रहे थे। मैं चाहता था कि वो बस मेरे पास रहे। किरण 20 मिनट से भी पहले वापस आ चुकी थी। वो बिरयानी का सामान लेकर आई थी। मैंने बुखार की हालत में पिछले 2-3 दिन से बस बिस्कुट, केक और दूध पर गुजारा किया था। किरण अब भी ज्यादातर सर झुका के मुझसे बात कर रही थी। मैंने किरण से कहा कि आप मुझसे पैसे लेकर जाती, तो वो बोली, ये भी आपके पैसे हैं जो इस दिन आपने दिए थे शादी पर जाते वक्त। इसके साथ ही किरण ने मुझे कुछ पैसे देते हुए कहा कि उन्हें अपने पास रख लें, मुझे जब ज़रूरत होगी मैं आपसे ले लूंगी। ये 1800 रुपये थे। मैं किचन में किरण के साथ हेल्प करने लगा था। वो बिरयानी बनाते हुए बोली, एक बात पूछूं आपसे? मैंने कहा, हाँ ज़रूर पूछो। तो वो बोली, आप मुझसे शादी करोगे? मैंने कहा, आपकी शादी है ना? तो वो बोली, मैं तलाक ले लूंगी। मैं एकदम हवाओं में उड़ने लगा। मैंने किरण को अपनी बाहों में भर लिया और मैंने पूछा, तुम खुश होगी मेरे साथ? बोली, मुझे और क्या चाहिए? मैंने कहा, मेरी उम्र ज्यादा है ना? तो वो बोली, लेकिन कमाल है ना। मैंने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। बोली, समझो ऐसा हो गया है, सिद्रा ने भी मुझे कह दिया कि मैं आपसे बात कर लूं तो बस इस किसी तरह तलाक ले लेंगे। मेरे शादी के लिए हाँ कहने के बाद वो बहुत खुश हो गई थी और इस खुशी में वो हर आने लम्हे के साथ निखर रही थी। बिरयानी को दम पर रखने के बाद मैं इसे रूम में ले आया था। रूम में आने के बाद किरण ने मुझसे मोबाइल मांगा और सिद्रा का नंबर डायल कर लिया। दूसरी कॉल मिलाने पर सिद्रा ने कॉल अटेंड कर ली थी और किरण सिद्रा से बातें करने लगी। सिद्रा और उसका हस्बैंड कल शाम ही इसे पहुंचा कर गए थे। इसने बिला झिझक सिद्रा को कह दिया कि बाजी बस कोई तरीका बनाओ, तलाक का नवीद शादी के लिए तैयार है। सिद्रा ने मुझसे भी बात की। मैंने इसे बता दिया कि मैं किरण से हर हाल में शादी करूंगा। सिद्रा ने मुझसे रात के वक्त बात करने का कह दिया और कॉल मुनक़ते कर दी और न चाहते हुए भी किरण 4 बजे घर चली गई थी। मैंने इसके जाने के बाद मोटरसाइकिल निकाली और दुकानों और मकानों के किराए वसूल करने निकल पड़ा और वापसी पर बाजार से बहुत सा सामान लेकर शाम को घर आ गया। रात 8 बजे सिद्रा ने मिस कॉल दी और मैंने इसे कॉल कर ली। इसका खावंद 3 बजे अपनी ड्यूटी पर जाता था और रात 3 बजे वापस आता था। सिद्रा मुझसे बातें करने लगी और हम थोड़ी देर में ही खिलकर बोलने लगे।